हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ट्यूटोरियल नंबर 2 और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग वो सारे एपी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो अभी के अभी हमने मतलब प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा है। तो आपने एपी सीखा, आपने ये सीखा कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आपने ये सीखा कि हम कैसे एक एपी को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई डी की वैल्यू निकाल लो, अगर डी की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस आपका हर टर्म में सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो एक एपी है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, अब उसके बेसिस पर हम लोग ये ट्यूटोरियल करने वाले हैं। अब पहले ही बता रहा हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये जो अब ट्यूटोरियल आने वाले लाइन में आने वाले मतलब 2-3-4 ट्यूटोरियल आने वाले हैं। क्यों आने वाले? भाई इस पर क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। ये वाला ट्यूटोरियल बेसिक लेवल है, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, ट्यूटोरियल का लेवल बढ़ते जाएगा। अगर ट्रिको देखा है बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू 5n - 7 इज एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। अब ऐसे क्या किया है, मैंने दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम डाले हैं क्योंकि मुझे आपको वैलिड कॉन्सेप्ट बताने थे कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या तरीके कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन भी एक बार आपको दिखा देता हूं क्या है, ये देखिए। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। दो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम है, करते कैसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका ये वाला, an आपको दिया हुआ है 5n - 7 और आपको एक एपी प्रूफ करना है। पहले मेथड से करते हैं। तो पहला मेथड क्या कहता है भाई, देखो कि an आपको दिया हुआ है वो है आपका 5n - 7। तो हम ऐसा करते हैं, हम निकालते a1 जो कि आपका क्या होता है a के इक्वल। तो a1 मेरा क्या होगा कि जब हम n की वैल्यू 1 डाल देंगे मतलब 5 - 7 विच वुड बी इक्वल टू -2। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे, हम a2 निकाल लेते हैं। तो a2 क्या कहता है, a2 होगा आपका 5 × 2 - 7 विच वुड बी 10 - 7 दैट इज 3। ठीक है जी। a3 निकाल लेते हैं। तो a3 क्या होगा आपका 5 × 3 - 7 विच वुड बी इक्वल टू 15 - 7 दैट इज 8। सिमिलरली a4 निकाल देते हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालते हैं हमेशा। a4 निकाल लेते हैं तो ये क्या होगा 5 × 4 - 7 विच वुड बी इक्वल टू 20 - 7 दैट इज 13। तो अगर इस एपी को मैं लिस्ट डाउन करूं तो क्या ये एपी ऐसा बन रहा है -2, -3, -8, -13। दैट मीन्स अगर हम लोग अब ये पता करना है, अगर ये एपी है, अभी तक तो ये एक सीक्वेंस है ऐसा हमें लग रहा है, एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है क्योंकि an डिफाइंड है, दैट मीन्स ये एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर मुझे इसको एपी प्रूफ करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं इन दोनों के बीच में क्या निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस। अगर वो सब में इक्वल आ जाए तो मेरा काम आसान, ठीक है। तो अब वो सब में इक्वल कैसे आएगा वो चेक करते हैं। तो 13 - 8 अगर हम करेंगे तो इधर आ रहा है मेरा +5 कॉमन डिफरेंस। 8 - 3 करेंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, +5 आ रहा है, अभी भी सेम आ रहा है। 3 - -2 वो भी क्या होता है, वो भी भाई +5 होता है। तो इसका मतलब मेरा क्योंकि d क्या आ रहा है, +5 आ रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस वो भी आपने निकाल लिया कि d इज इक्वल टू +5। एंड हमने ये भी निकाल लिया कि an अगर हमारा 5n - 7 है तो वो एक एपी फॉर्म कर रहा है। समझ में आई बात? ये हुआ पहला तरीका जिससे हम लोग ये पता कर रहे हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंस निकाले और कैसे हम लोग पता करें कि ये एपी है कि नहीं। पहला तरीका इजी तरीका, आपने क्या किया, n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। अब दूसरा तरीका बताता हूं कि मैं इसको फटाफट से कैसे सॉल्व करूं एपी निकालने के लिए, ठीक है। तो दूसरा तरीका दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन 2 को देखें तो nth टर्म मतलब वापस आपको क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, वो है आपका क्या 6n + 2। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये आपको निकालना है। दूसरा तरीका क्या कहता है, अगर मुझे इसको एक एपी बताना है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं इफ माई an, अब ऑब्वियसली माई नहीं लिखोगे, मैं सिर्फ आपको एक जनरलाइज तरीका बता रहा हूं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए। इफ माई an इज a linear term
in n, then the resulting sequence is, then resulting sequence is क्या हो जाएगा, is AP। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने ये लिखा है अगर मेरा जनरल टर्म an इज अ लीनियर टर्म इन n, लीनियर टर्म का मतलब, लीनियर टर्म का क्या मतलब होता है कि द वेरिएबल हैज द पावर, हैज द मैक्सिमम पावर ऑफ 1। अगर यही मैं बोलता क्वाड्रेटिक टर्म तो मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती। तो इधर मैंने क्या लिखा है, इफ माई an, जो मेरा an है, इज अ लीनियर टर्म इन n, मतलब आपका n की पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज AP। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज और भी है कि अगर मेरा an ऐसे लिखा हुआ है तो क्या ये भी मेरा an है, मतलब क्या ये भी मेरी सीक्वेंस है? हाँ बिल्कुल है, मतलब ये AP है, बिल्कुल है। कैसे है? आपका यहां पर कॉमन डिफरेंस 0 हो रहा है, क्योंकि सारी टर्म आप क्या लिखोगे, 2 2 2 2, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी n, स्टिल यू हैव 2 एज योर आंसर फॉर एवरी गिवन वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो ये भी एक AP होता है, लेकिन जनरलाइज करने के लिए अगर हम an की टिपिकली बात करें तो अगर वो एक लीनियर टर्म है n के अंदर, मतलब n की अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो हमेशा AP होगा, देयरफॉर द गिवन टर्म इज एन AP। इसमें तो पहले से ही दिया हुआ था कि द nth टर्म ऑफ एन AP है 6n + 2, लेकिन सिर्फ जनरलाइज मैं आप लोग को बता रहा था कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर मुझे ये बताना हो कि अगर ये AP है कि नहीं, तो वो इसका एक और तरीका है जिससे आप बता सकते हो कि ये AP है कि नहीं। आई बात समझ? अब फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का एक और तरीका, हमने क्या किया था, A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला, A4 निकाला, और फिर A2 - A1 कर दिया, A3 - A2 कर दिया, A4 - A3 कर दिया, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, जब मैं आप लोग को कॉमन डिफरेंस के बारे में समझा रहा था तो मैं एक चीज लिख रहा था कि A2 = A1 + D, A3 = A2 + D, A4 = A3 + D, और फिर मैंने एक और चीज लिखी थी ऐसे कि AN = AN - 1 + D। तो क्या यहां से आप एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल सकते हो कि D will always be equal to AN - AN - 1? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, यही तो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं। तो बस AN आपका क्या है, 6n + 2, तो AN - 1 कितना होगा, n की जगह n - 1 पुट कर दो, तो 6 टाइम्स n - 1 + 2 विच वुड बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 6n - 6 + 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 6n - 4। तो आपका a of n - 1 आ गया। अब d निकालना है, तो d क्या हो जाएगा, an इज व्हाट, 6n + 2। व्हाट इज an - 1, माइनस का साइन पहले तो इधर डालो, ये वाला माइनस का, और फिर an - 1 कितना है, 6n - 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6n + 2 - 6n + 4, 6n से 6n कैंसिल हो गया, d क्या आ गया, 6 के इक्वल आ गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हम लोग A1 निकालते हैं यहां पर, तो मेरा A1 क्या होता, 6 + 2 दैट इज 8, और मेरा A2 क्या होता, वो होता 12 + 2 दैट इज 14। डिफरेंस देख लो, 14 - 8 विच इज इक्वल टू 6, वही तो है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये एक और तरीका है d को निकालने का। और अब मेरे पास एक लास्ट तरीका है d को निकालने का, और वो मैं आप लोग को बताता हूं। वो ये है कि an मेरा जनरलाइज होता क्या है, एक्चुअल में मेरा an क्या है, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू d। क्या यही मेरा an होता है? तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये मेरा क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, a + nd - d। समझ में आई बात? अब मुझे डिफरेंस निकालना है, तो क्या मैं यहां से देख सकता हूं कि a - d मेरा क्या है, एक कांस्टेंट होगा हमेशा, प्लस nd मेरी एक टर्म होगी n में। हमेशा देख लो, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी अगर हम देखें 5n - 7, n किसी एक के साथ था, और -7 मेरा एक कांस्टेंट टर्म थी। और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी अगर मैं बैक करूं यहां पर आपके लिए, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आप आंसर देखो, आपका आया था 5।
क्योंकि n का वेरिएबल क्या है, मतलब n का कोएफिशिएंट क्या है 5। यहां पर देखो आपका आंसर क्या आया, यहां पर आपका आंसर आया 6, क्योंकि n का कोएफिशिएंट क्या है 6। भाई ध्यान से देखो, n का कोएफिशिएंट ही तो मेरा कॉमन डिफरेंस होता है, सही बात है कि नहीं। तो यहां से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है, 6 है। आई बात समझ में, बिल्कुल क्लियर। ये एक सबसे फटाफट वाला तरीका है कि n का जो कोएफिशिएंट होता है भाई वही मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। देख लो, प्रूफ भी कर दिया। तो ये मेरे पास कुछ मेथड्स थे जिससे मुझे आप लोग को ये समझाना था कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे फटाफट से निकालते हैं। मैंने आप लोग को एक बड़ा तरीका बताया, भाई एपी पहले फॉर्म करो, माइनस करो, फिर मैंने एक छोटा सीधा फॉर्मूला बेस बता दिया कि डी की वैल्यू लगा दो, और तीसरा बता दिया भाई एन का कोएफिशिएंट ही देख लो, काम खत्म। ठीक है, तो ये 3 तरीके आपको इसको सॉल्व करने के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाता व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो अगर फर्स्ट टर्म पूछी जाती तो बेस्ट तरीका होता है कि n की वैल्यू 1 डाल दो। नहीं तो आप ये भी निकाल सकते हो कि a माइनस डी मेरा हमेशा कांस्टेंट के इक्वल आता, तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, a माइनस डी वुड बी इक्वल टू 2, क्योंकि +2 दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि d की वैल्यू तो +6 है, तो d की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 8। भाई देख लो, a इज इक्वल टू 8 ही तो आया। आई बात समझ। ये बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि कहा था ना चैप्टर दुनिया है, थी और रहेगी। ठीक है, बिल्कुल वैसी चैप्टर है, था और रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस कैन बी टर्म्ड एज एन एपी। तो अभी अभी बताया, जो भी आपका क्या होगा, लीनियर टर्म इन एन होगा, दैट विल फॉर्म एन AP. तो an is equal to 2n minus 1, yes it is an AP. an is equal to 3n square plus 5 is not an AP. अब क्यों नहीं है, एक बार इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है, वो तो हमने देख लिया कि an का एक फॉर्मूला क्या होता है, वो हमेशा लीनियर टर्म इन AP होता है। लेकिन इसको हम लोग जस्टिफाई कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ n डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस मेरा इक्वल नहीं आ रहा, सिंपल। तो अगर मैं a1 की बात करूं तो मेरा a1 कितना होगा, 3 into 1 square plus 5 which would be equal to 3 plus 5, that is 8। मेरा a2 क्या होगा, यहां पर a2 हो जाएगा 3 into 2 square plus 5, that would be equal to 3 into 4, that is 12 plus 5 is 17। a3 मेरा क्या हो जाएगा, 3 into 3 square plus 5, इसका मतलब क्या, ये हो गया 27 plus 5 is 32। एंड a4 भी एक बार के लिए निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 3 into 4 square plus 5 which would be equal to 48 plus 5 is 53। चलो जी, अब डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 17 माइनस 8 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 21। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक एपी नहीं है, लेकिन अगर आप ये वाले टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो तो ये एक एपी है। तो थोड़ा डीप जा रहा हूं, थोड़ा सा डीप जा रहा हूं, ये आप अगले साल सीखोगे। ठीक है, थोड़ा सा डीप जा रहा हूं। लेकिन जब मेरा n स्क्वायर था, तो जो मेरी पावर है उसका अगर रिजल्टिंग टाइम्स में बार बार डिफरेंस निकालते जाऊं तो मेरा वो एपी बन जाएगा, है ना। मैंने 2 बार डिफरेंस निकाला तो देखो मेरा एक एपी फॉर्म हो गया। अगर यहीं पर मैं ये देता है कि an इज इक्वल टू n क्यूब, तो ध्यान से देखना क्या बनता है आपका, 1 8 27 64। ये देखना 7, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आपका 19 का। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आपका 37 का। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, ये कितना है आपका 12 का, और ये कितना आपका डिफरेंस है 18 का। ठीक है, इसके आगे भी एक लिखते हैं 125। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है आपका 61 का, और इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है आपका 24 का। अब देखो क्या एक रिजल्टिंग एपी बन गई है 6 के डिफरेंस में। तो आपका सेकंड वाला हमेशा, पहली बार जब आपने डिफरेंस निकाला तो देख लो आपका रिजल्टिंग वो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। तो तीसरी बार में आया इस बार, और इस बार आया था दूसरी बार में। तो जो पावर ऑफ n है उतनी बार पर आपका वो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी बन जाता है, जो n की पावर होती है। कुछ डीप है,
मानता हूं थोड़ा डीप है, लेकिन सिर्फ आपको बताना था। ठीक है, तो ये होल जो बात को कंक्लूड करे, तो बात को कंक्लूड करते हैं, तो ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी है, क्योंकि लीनियर टर्म इन एपी है, जो हमने अभी अभी प्रूफ किया था पीछे। आप A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, सिंपल सी बात है। यहां पर कॉमन डिफरेंस D क्या आएगा, n का कोएफिशिएंट दैट इज इक्वल टू 2। बात खत्म। समझ में आया? इजी था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फिर। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा कि राइट एन एपी विद फर्स्ट टर्म 10 एंड कॉमन डिफरेंस 2। चलो जी, अब हमें एपी लिखनी है। तो जनरली जब हम लोग एपी लिखते हैं तो 4 टर्म्स तक जाते हैं। ठीक है, तो उसने पहले ही बता दिया कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। मतलब ए मेरा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और मेरा कॉमन डिफरेंस डी कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। तो चलो जी, अब जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या था, जनरल फॉर्म आपका, जनरल फॉर्म यहां पर लिख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म था a प्लस डी, a+2d, a+3d एंड सो ऑन। ठीक है, तो a तो हो गया भाई 10, a प्लस डी मतलब a प्लस डी मेरा कितना हो जाएगा, 10 + 2 विच वुड बी इक्वल टू 12। a+2d मतलब वो कितना हो जाएगा आपका, 10 + 2 × 2 दैट इज 10 + 4 विच इज इक्वल टू 14। या आप क्या कर सकते हो, इसमें बार बार d की वैल्यू ऐड कर दो। तो 12 + 2 14, 14 + 2 16, हेंस दिस इज योर रिजल्टिंग एपी। खत्म क्वेश्चन। दूसरे पर जाते हैं। तो दूसरा क्या कहता है भाई, फर्स्ट टर्म इज -1.25। ओके जी, -1.25 मेरी फर्स्ट टर्म है, एंड कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है, -0.525। ठीक है, तो a आ गया -1.25, d मेरा क्या दिया हुआ है, -0.25। एपी बनाना है, तो पहली टर्म तो हो गई a, दूसरी टर्म क्या होगी, a प्लस डी, मतलब क्या, -1.25 प्लस -0.25। तो अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, -1.5 बन जाएगा। लो जी, -1.5। अब इसमें क्या करो, -0.25 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा -1.75। इसमें ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, -2 के इक्वल। हेंस दिस इज योर रिक्वायर्ड एपी। आई बात समझ में? इजी था। बढ़ो आगे फिर। सो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी। अब आपको एपी बताना है तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको एपी बनाना है तो आपको डी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस चेक करते जाते हैं फटाफट से। चलो फिर करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। -1 -1 डिफरेंस कितना है, 0। डिफरेंस कितना है, 0। डिफरेंस कितना है, 0। एपी डन। डिफरेंस कितना है, 11। डिफरेंस कितना है, 11 डन। डिफरेंस ध्यान से देखते हैं कैसे निकालेंगे, -3/2 माइनस ऑफ -1। अभी आपको बताया था हमेशा राइट माइनस लेफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा, -3/2 मतलब -1.5 + 1 विच इज इक्वल टू -0.5। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस देखो अगर, तो -2 माइनस ऑफ -1.5। तो ध्यान से देखो, ये भी क्या आ रहा है, -2 + 1.5 दैट इज -0.5, और ये भी क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या आया आपका, -0.5 आया, -0.5 आया, तो इसका भी क्या होगा, -0.5 होगा। सही बात है, तो ये भी क्या है, आपका एपी है। अब जिसको समझ में आ गया कि मैं क्यों रुका, उसको शायद क्लियर हो गया होगा कि भाई पागल बना रहा है। सही बात है, देख लो जी भाई, ध्यान से देखो, साइन क्या है, +5/2 का है। क्वेश्चन जानबूझ के ट्विस्ट किया बता। ठीक है, तो अगर यहां पर आप डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, 5/2 माइनस ऑफ -2 मतलब 2.5 + 2 विच वुड बी इक्वल टू 4.5। डिफरेंस 4.5 हो गया बच्चों। तो अब ये एपी नहीं हुआ। ठीक है, समझ गए? जानबूझ के मैंने फोर्थ टर्म को माइनस से हटा दिया था कि अब आपने पहले दो निकाल ली, पहले दो सेम, तो लोगों ने सोचा होगा भाई तीसरा भी सेम होगा। भाई तीसरा भी निकालना पड़ता है। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा भी निकालना, तो सारे निकालने पड़ते हैं डिफरेंसेस में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। आई बात समझ? चलो फिर फोर्थ पर चलते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 - 0 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस -2, क्योंकि 0 - 2 करोगे। पहली समझ में आ रहा है कि नहीं दिख रहा, तो एपी नहीं है, बट ये सीक्वेंस है। लो जी, रूट की बात कर रहे हैं, रूट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली एपी कहां से होगा। सही बात है कि नहीं, √3 √12 √27 ये क्या है, नंबर्स ही पहली बात तो उल्टे सीधे चल रहे हैं।
सही बात है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, ये रूट वाले तो एपी नहीं होते, तो बिल्कुल नहीं होंगे। वापस यही सोच रहे होगे पागल बना रहा है बंदा, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं। जिसके दिमाग में आ गया ये, वो सिंप्लीफाई करेगा। तो ये एक्चुअली √3 तो √3 लिखा है, लेकिन क्या मैं √12 को 2√3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि √12 क्या होता है, 4 into 3 तो होता है, और 4 का रूट क्या है 2, तो 2√3। क्या मैं √27 को 9 into 3 लिख सकता हूं, और उसका रूट क्या होगा 3√3 होगा? क्या √48 को मैं 16 into 3 लिख सकता हूं, मतलब 4√3 लिख सकता हूं? तो ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में जब माइनस करोगे तो 2√3 minus √3, your answer is √3. 3√3 minus √3, your answer is √3. 4√3 minus √3, your answer is √3. Hence, fifth is also an AP. Important. देखने से नहीं पता लगता जब तक सॉल्व नहीं करोगे। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। यहां पर भी स्क्वायर टर्म्स है, लेकिन क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा। 1 square is 1, 2 square is 25, 7 square is 49, then it is 73. डिफरेंस निकालते हैं 24 का, डिफरेंस निकालते हैं 24 का, डिफरेंस निकालते हैं 24 का। तो ये भी क्या हो गया, एपी हो गया। इवन इफ जो आपकी टर्म्स है वो स्क्वायर टर्म्स है, लेकिन फिर भी जब आप एपी निकाल रहे हो तो आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं सिर्फ एनथ टर्म की बात कर रहा था, यहां पर मेरे पास एनथ टर्म नहीं है, तो आपकी टर्म स्क्वायर हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर तो वो लिखने का तरीका है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स जिन्होंने ये सॉल्व किया, मतलब पॉज की होगी वीडियो और उसके बाद सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ आपके एपी हैं, थर्ड और फोर्थ नहीं है। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, दिव्या डिपॉजिटेड ₹1000 at compound interest at the rate of 10% per annum. The compound at the end of first year, second year and third year. Which one is an AP? ये पूछा है इन दोनों में से। और दूसरा पार्ट है आपका, the cost of digging a well for first meter is ₹150 and rises by ₹20 for each succeeding meter. तो इन दोनों में से कौन सा AP है ये आपको निकालना है। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, सेकंड वाला करते हैं। 2 लाइन में लिखा है, कम लिखा है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी है। ठीक है, तो सेकंड वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर, मतलब एक वेल है जिसको मैं डिग कर रहा हूं, तो पहले मीटर के लिए 150 रुपए लग रहे हैं, और जैसे जैसे मैं ईच सक्सीडिंग मीटर, मतलब 1 मीटर अगर और नीचे जा रहा हूं तो मेरा +20 रुपीज हो रहा है, फिर मैं 1 जा रहा हूं तो +20 हो रहा है। तो ध्यान से देखो, ए मेरा हो गया 150 रुपीज, ठीक है, ए प्लस डी मेरा हो गया कितना, 150 + 20 रुपीज। A + 2D हो गया मेरा, ध्यान से 150 + 2 × 20 रुपीज। फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर मेरा 20 बढ़ रहा है, तो ये एपी तो फॉर्म हो रही है क्या, 150, 170, 190, 210 एंड सो ऑन। सो हेंस दिस इज योर एपी। इजी था, समझना है। पहला 1 मीटर 150 रुपए, दूसरा मीटर 150 + 20 रुपीज, राइजेस बाय 20 रुपीज फॉर ईच मीटर। ठीक है, अगर 170 होगा तो उसके बाद और 20 रुपए बढ़ गए मीटर का, तो 190। तो ये आपका क्या है, एपी बना रहा है। अब बढ़ते क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट पर। अब ये मैंने क्यों डाला, इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि मुझे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताना था, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये यूज हो जाए आगे जा करके। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहली बात तो होता है क्या है, ठीक है, तो वो होता है आपका प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 n, जो आपके ईयर के लिए आप निकालते हो। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाता है, आपके अमाउंट के इक्वल। ठीक है, और आपको अमाउंट ही निकालना है। तो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर अगर हम लोग निकाले, तो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है मेरा, डिपॉजिट अमाउंट, जो कि क्या हो जाएगा 1000 रुपए, इंटू 1 + R/100। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट मेरा क्या है 10%। ठीक है, तो 10/100 हो गया, इंटू उसकी पावर n, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हो तो पावर 1 हो जाएगी। तो ध्यान से देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कटा तो ये हो जाएगा 11/10, 1000 इंटू 11/10, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1100 रुपीज। अमाउंट 2 की बात करें अगर हम लोग, तो अमाउंट 2 में कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट 1 होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, अमाउंट 2 का प्रिंसिपल बन जाता है।
क्लास 8th, सोचो सोचो सोचो, जो अमाउंट 2 मतलब सेकेंड ईयर में के लिए मैं जब अमाउंट 2 निकालूंगा तो जो मेरा अमाउंट 1 आया था वो अब मेरा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो जब मेरा वो प्रिंसिपल बन गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 10/100 की पावर 1 ही रह जाएगा। नहीं तो अगर आपको ये नहीं करना तो डायरेक्टली अमाउंट 1 वाले पर ही आप सीधा 2 डाल दो तो पावर आपका सीधा 2 आ जाएगा। मतलब दूसरा तरीका भी बताता हूं, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 1210। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि 11 × 11, एक 0 से 0 कैंसिल, 11 × 11 आपका आ जाएगा यहाँ पर 121 0। अगर डायरेक्टली आपको निकालना है तो आप डायरेक्टली भी यहां से ये निकाल सकते हो कि 1000 × 1 प्लस ये 10/100 को तो सीधा 1/10 लिख सकते हैं कि पावर 2, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो वो भी आपका क्या आता है, देखो 1000 × 11/10 × 11/10 ही आता, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है। और ये भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर यही आएगा। ऐसी अगर अमाउंट 3 की बात करें तो अमाउंट 3 भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 11/10 × 11/10 × 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 × 11/10 × 11/10 × 11/10, तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, ये आंसर आया 1331। अब आप ध्यान से इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, सिर्फ और सिर्फ कितना, 1100 को माइनस करो तो 110 रुपए का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है मेरा, 121 रुपीज का डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, दैट मीन्स ये एपी आपका, मतलब ये गिवन क्वेश्चन आपका एपी नहीं है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला कि आपको फॉर्मूला पता लगे, और कोई रीजन था ही नहीं मेरे डालने का। आई बात समझ, बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक था। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस ट्यूटोरियल का, और वो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये क्या है कि इन एन एपी इफ डी इज इक्वल टू दिस, एन इज इक्वल टू दिस, एन इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब आपको ए निकालना है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, ए एन इज इक्वल टू, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। ठीक है, मतलब A7 की अगर मैं वैल्यू ढूंढूं तो A7 की मेरी वैल्यू 4 दी हुई है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मैं A7 इधर पुट कर दूं तो आंसर 4 आ जाएगा मेरा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये क्या किसके इक्वल, A प्लस एन कितना है, 7 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है मेरा -4। तो ध्यान से देखो, तो 4 इज इक्वल टू A प्लस, ये कितना हो जाएगा, -28 प्लस 4, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते थे 6 इंटू -4 दैट इज -24 के इक्वल। सो 4 इज इक्वल टू A प्लस 24, और ये माइनस का साइन है तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। तो अगर आपका A 28 है तो आप देख लो कि आपका AN जो आएगा वो हो जाएगा A7। A7 आपका क्या आ जाएगा, यहां पर A7 आएगा, और A7 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, A20, मतलब A7 आपका 4 के इक्वल आ जाएगा अगर आप पीछे से चलोगे तो। ठीक है, सो 28 माइनस 4 इंटू 6, तो 28 माइनस 24 इज 4 विच इज इक्वल टू योर AN, जो कि आपका क्या है यहाँ पर A7 है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व। तो सेकंड पार्ट, इफ D इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 101, A इज इक्वल टू 3.5, फाइंड AN। तो AN का फॉर्मूला क्या कहता है, A प्लस एन माइनस 1 डी। D क्या है, 0 है, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, तो AN आपका किसके इक्वल हो गया, A के ही इक्वल हो गया, दैट मीन्स 3.5 हो गया आपका AN। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आपका D 0 है तो आपका कोई भी टर्म हो वो हमेशा क्या होंगे, सेम ही रह जाते हैं, बस इसलिए ये डाला था। तो यहां पर हुआ आपका पहला ट्यूटोरियल खत्म। आई होप चीजें बहुत सिंपल लगी होंगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा बहुत एग्जैजरेट किया है कि अभी समझ में आ जाए, सो दैट जब नेक्स्ट टॉपिक करें, नेक्स्ट ट्यूटोरियल करें तो इजी ही लगे। ठीक है, सो गाइज यहां पर ये तो होता है आपका खत्म, बट ये आपके 3 क्वेश्चन है जो आपके क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, जो आप लोग डिस्कस करने वाला हूं आपके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, लेकिन ये आपके क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। तो होमवर्क क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी गिवन एज p प्लस एन क्यू। बहुत सिंपल है, कोई देखते ही शायद इसका आंसर बता भी चुका है। ठीक है, तो ये आपका पहला है। दूसरा है, इज दिस एन एपी,
तो आपको ये पूछना है, मतलब अपने आप से पूछना है क्या ये एपी है, तो बता देना भाई क्या ये एपी है कि नहीं, चेक कर लेना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना, अगर इक्वल आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक। व्हाट शैल वी फाइंड आउट व्हाइल फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट, मैंने 2 बार सिंपल लिख दिया, ठीक है, फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस बिकम्स एन एपी फॉर ईच ईयर। मतलब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं एक कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट लूं, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लूं, कोई भी टाइम पीरियड लूं, ठीक है, तो अगर ये मैं निकालूं तो अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर कैलकुलेटिंग फॉर ईच ईयर, हर साल के लिए अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज होगी जो मेरी हमेशा एपी में ही रहेगी, प्रिंसिपल, अमाउंट या फिर इंटरेस्ट। तो गाइज ये 3 क्वेश्चन है जो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जब आपके सॉल्व हो जाए आप मुझे बता देना, इसका आंसर मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में दूंगा। टिल देन गाइज, दिस इज योजेश बसीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, चीजें इजी हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, इससे बेटर होंगे। सो गाइज थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल एंड प्लीज सॉल्व दिस आउट, ठीक है। थैंक यू।